नमस्कार मित्रों, देव क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास में हमने महाद्वीप और महासागरों से संबंधित या महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और प्रारंभिक रूप से किन किन सिद्धांतों के अनुरूप इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई। वर्तमान में मित्रों सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित, उनमें हमने चर्चा की थी कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, ये दोनों ही सर्ववर्तमान में सर्वमान्य हैं, जिनके बारे में हम आज सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, क्या है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का? वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत देखिए मित्रों, वेगनर महोदय के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है और यह सिद्धांत वेगनर के द्वारा कब प्रतिपादित किया गया, वेगनर कौन थे, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर हैं, यह एक जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन यह 1912 ईस्वी के बाद में क्या है 1920 ईस्वी तक लोगों के सामने प्रचलन में नहीं आया, जिसका प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह सिद्धांत क्या है आकर्षित नहीं हो पाया। प्रारंभ में 1912 ईस्वी में प्रारंभ में आकर्षित नहीं हो पाया, लेकिन बाद में यह 1924 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में रूपांतरण करके इसे दुनिया में पेश किया गया। ठीक है, 1984 ईस्वी में इसे दुनिया में पेश किया गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर को उसके बाद में महाद्वीपों की तली और महासागरों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें इनके सामने दो मत थे। एक तो पहला, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थलखंड गतिशील रहे। कौन कौन से दो मत थे? पहला मत था इनके सामने, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और जलीय भाग, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थलखंड गतिशील रहे। स्थलीय भाग
क्या है, गतिशील रही। ठीक है, पहला मत। दूसरा मत इनके सामने था, जलवायु कटिबंध गतिशील रहे। जलवायु कटिबंध गतिशील रहे और स्थलीय भाग क्या हो, स्थिर रहे। ठीक है, ये दोनों ही विचारधाराएं वेगनर के सामने रखी गई। ये दोनों ही विचारधाराएं वेगनर के सामने रखी गई और इनके अनुरूप वेगनर को अपने सिद्धांत को क्या करना था, प्रस्तुत करना था। तो इन्होंने एक विचारधारा को अपने स्वीकार किया गया इनके द्वारा, जिनमें वह विचारधारा थी कि स्थलखंड गतिशील रहे और जलीय भाग स्थिर रहे। ठीक है, इस विचारधारा को वेगनर के द्वारा अपनाया गया और इस विचारधारा को अपना करके वेगनर ने जो मत दिया है वह है स्थल भाग गतिशील एवं जलीय भाग स्थिर रहे। इस विचारधारा को अपनाते हुए वेगनर महोदय का जो मत रहा है वह मत था इनका कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह सियाल, सीमा और निफे परतों से बनी हुई है। अर्थात वे मानते हैं कि जो एडवर्ड स्वेस महोदय के द्वारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई गई है उस मत से ये क्या थे, पूर्णतः सहमत थे। पूर्णतः सहमत थे। किससे? वेगनर महोदय पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को किस नाम से मानते थे, कितने प्रकारों में डिवाइडेशन मानते थे, सियाल, सीमा और निफे परत। अर्थात ये मानते थे कि जो एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किया है वह पूर्ण रूप से सही है और उस मत से सहमत थे। स्वेस ने इन्हें क्रमिक परत माना। क्या था? एडवर्ड स्वेस ने इन सियाल, सीमा और निफे परतों को क्या माना, एक क्रमिक परतों के रूप में माना था। क्रमिक परत के रूप में माना। जबकि वेगनर ने या वेगनर के अनुसार जो इन परतों को बताया गया है वो बताया गया है कि वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है वह सियाल से हुआ है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण सियाल से, ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण सियाल से और महासागरों का निर्माण किससे माना है इन्होंने? सीमा परत से। तथा पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो किसे माना है? निफे परत को माना है। ठीक है, निफे परत से बना है। स्वेस ने तो इन्हें क्रमिक रूप से बताया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और निफे परत के रूप में निर्मित है। जबकि वेगनर महोदय के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण सियाल से, महासागरों का निर्माण सीमा परत से हुआ है तथा पृथ्वी का केंद्र उन्होंने किसे बताया है? निफे को बताया है। निफे से पृथ्वी का केंद्र बना हुआ है। तो सियाल एक ठोस परत है। ठीक है, वेगनर के अनुसार सियाल क्या है? एक ठोस परत। ठीक है, जबकि सीमा यह क्या है? एक लचीली परत। सीमा एक लचीली परत
है। किसके अनुसार? वेगनर के अनुसार। ठीक है, जो कि सीमा रूपी महासागरीय परत पर, जो कि ये क्या है, ठोस परत, अर्थात सियाल रूपी जो ठोस परत है, महाद्वीप है, वह सियाल रूपी महाद्वीप या ये ठोस परत कहें या फिर सियाल रूपी ठोस परत या महाद्वीप सीमा रूपी लचीली परत या सीमा रूपी महासागर पर या महासागरीय परत पर तैर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? वेगनर महोदय के अनुसार महाद्वीप सियाल से बने, जो कि एक ठोस परत के रूप में बताई है इन्होंने, और महासागर सीमा रूपी परत से निर्मित है, जो कि एक लचीली परत के रूप में है, तथा पृथ्वी का केंद्र किससे बना है? निफे परत से बना है। आगे इन्होंने बताया कि जो सियाल रूपी ठोस परत है या सियाल रूपी महाद्वीप है, वह सीमा रूपी लचीली परत पर क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। ठीक है, इसी के आगे इन्होंने अपना अगला मत बताया कि वेगनर ने कार्बोनिफेरस में एक विशाल भूखंड था, कार्बोनिफेरस में एक विशाल भूखंड था, जिसे वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? पैंजिया नाम। ठीक, प्रारंभिक रूप में कार्बोनिफेरस युग में कार्बोनिफेरस युग में क्या था? एक विशाल भूखंड, विशाल भूखंड, जिसे वेगनर ने क्या नाम दिया था? पैंजिया नाम दिया। ठीक है, पैंजिया नाम दिया था। इनका प्रारंभिक मत सियाल सीमा और निफे परत के रूप में सियाल सीमा रूपी महासागर पर तैर रहे हैं। अगले मत में इन्होंने बताया कि जो कार्बोनिफेरस युग में एक विशाल भूखंड था, वह है क्या है? पैंजिया रूपी या पैंजिया नाम से जाना जाता था। उस विशाल भूखंड को इन्होंने पैंजिया नाम दिया। ठीक है, वेगनर ने। इसी विशाल भूखंड पैंजिया के मध्यवर्ती भाग में एक भूसन्नति हुई। ठीक है, इस प्रकार से मान लो कि यह पैंजिया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? भूसन्नति। भूसन्नति हो गई और भूसन्नति के कारण इसमें बीच में क्या हो गई? दरार पड़ गई। ठीक है, इसके बीच में दरार पड़ गई, अर्थात पैंजिया दो भागों में बट गया, और यह दरारें नुमा भाग को क्या नाम दे दिया? टेथिस सागर। टेथिस सागर। ठीक है, इस टेथिस सागर का जो उत्तरी भाग था, टेथिस सागर के ऊपर पैंजिया का जो उत्तरी भाग था, उसे लोरेसिया या अंगारा लैंड, और इस टेथिस सागर के जो दक्षिण में भाग था, उसे क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड
नाम दिया गया। ठीक है, और इसी स्थलखंड के चारों तरफ एक विशाल भूखंड था, विशाल जल राशि। पैंजिया के चारों तरफ विशाल जल राशि। ठीक है, इस विशाल जल राशि को क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। ठीक है, इसे नाम दिया गया पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर। ठीक है भाई, प्रारंभिक रूप में इन्होंने स्थलखंड, एक विशाल स्थलखंड बताया कार्बोनिफेरस युग में। उस कार्बोनिफेरस युग के विशाल स्थलखंड को वेगनर के द्वारा पैंजिया नाम दिया गया। इस पैंजिया युग में पैंजिया स्थलखंड में एक भूसन्नति हुई। भूसन्नति के दौरान यह स्थलखंड दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, और दो टुकड़ों में डिवाइड होने के पश्चात जो दरार पड़ी, उस दरारी नुमा भाग को इनके द्वारा टेथिस सागर नाम दिया गया। और टेथिस सागर के उत्तरी भाग या उत्तरी स्थलखंड को इन्होंने लॉरेशिया या अंगारा लैंड नाम दिया, तथा दक्षिणी स्थलखंड को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। तथा इस पैंजिया के चारों ओर जो विशाल जल राशि थी उसे इन्होंने पैंथालासा महासागर नाम दिया। और यह बीच में भूसन्नति होने के कारण जब दो दरार पड़ी इन स्थलखंडों के बीच में, तो उस दरार में ये जल भर जाने से, पैंथालासा महासागर का जल भर जाने के बाद में इन्होंने इसे टेथिस सागर नाम दे दिया। ठीक है, तो इन्हीं भूगर्भिक हलचल के कारण फिर पैंजिया में क्या हो गई? धीरे धीरे दरारें पड़ गई। इसी भूगर्भिक हलचल के कारण धीरे धीरे क्या हो गई? दरारें पड़ती गई, और दरारें पड़ने से पैंजिया क्या हो गया? धीरे धीरे कई भागों में डिवाइड हो गया, टुकड़े हो गए इसके। और कई भागों में डिवाइड होने के पश्चात जो विशाल भूखंड थे, बड़े बड़े विशाल भूखंड, वो क्या हो गए? अपने मूल स्थलखंडों से दूर दूर होते चले गए, जिन्हें उन स्थलखंडों को बाद में क्या नाम दिया गया? महाद्वीपों का नाम दिया गया। और उन महाद्वीप या उन स्थलखंडों के बीच में इस पैंथालासा महासागर का जल भर गया। उन भरे हुए जलमग्न क्षेत्रों को महासागर नाम दिया गया। तो इस प्रकार से वेगनर महोदय के द्वारा ये महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई, कि इस आधार पर इन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर बने। प्रारंभ में यह एक विशाल स्थलखंड था जिसमें भूसन्नति के कारण टुकड़े हो गए, दो विशाल स्थलखंड बन गए। दोनों विशाल स्थलखंड लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में जाने गए, और यह फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो गए? भूगर्भिक हलचल के कारण अलग अलग इनके भी टुकड़े हो गए। जो अलग अलग विशाल स्थलखंड के टुकड़े वो महाद्वीप कहलाए, तथा उनके बीच में विशाल जल राशि भर जाने से वो अलग अलग महासागर कहलाए। अब इनके विस्थापन का जो कारण है वो क्या है? वेगनर के अनुसार इनके विस्थापन का जो कारण है वह क्या है? देखिए मित्रों, विस्थापन, महाद्वीपों के विस्थापन का कारण एवं यह किस दिशा में विस्थापित हुए। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। महाद्वीप भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। महाद्वीप भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर विस्थापित हुए, जिसके दो प्रमुख कारण माने जाते हैं।
पहला ज्वारीय बल, पहला ज्वारीय बल और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों ही बलों के कारण महाद्वीप सदैव भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर निरंतर विस्थापित होते गए। ठीक है। अभी ज्वारीय बल के कारण कैसे कि सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण सूर्य एवं चंद्रमा इन दोनों के ज्वारीय बल के कारण मित्रों ध्यान होगा, आपको पता होगा कि सर्वाधिक ज्वारीय बल किसका लगता है? चंद्रमा का। तो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण स्थलखंड पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। स्थलखंड किस दिशा में? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। ठीक है। ज्वारीय बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण ये स्थलखंड या महाद्वीप पश्चिम की ओर विस्थापित हुए एवं ये विस्थापित होते हुए आगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के केंद्र में उत्प्लावन बल होता है, जिससे स्थलखंड भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में उत्प्लावन बल होने के कारण यह स्थलखंड भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए। ठीक है। ठीक है। ज्वारीय बल के प्रभाव के कारण ही, ज्वारीय बल के प्रभाव के कारण ही पैंजिया का पश्चिमी भाग, पैंजिया का पश्चिमी भाग उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एवं साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के रूप में अलग होकर, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के रूप में अलग होकर ये क्या हो गए? पश्चिम की ओर विस्थापित हो गए, जिससे अमेरिका व पैंजिया के शेष भाग के मध्य में, अमेरिका व पैंजिया के शेष भाग के मध्य में क्या हो गया? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है मित्रों। तथा उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में विस्थापन के कारण, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में विस्थापन होने के कारण रॉकीज एवं एंडीज, रॉकीज एवं एंडीज पर्वतों का भी निर्माण हुआ। रॉकीज एवं एंडीज नवीन मोड़दार पर्वतों का भी निर्माण हुआ तथा भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण, भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण जो पैंजिया का शेष भाग था उसका भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन होने के कारण टेथिस सागर के तलछट से, टेथिस सागर के तलछट से हिमालय, तलछट यानी जमाव, जो टेथिस सागर का जमाव था, अवसाद था, उससे हिमालय, आल्पस एवं एटलस पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय, आल्पस एवं एटलस पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से किन कारणों से एवं किस दिशा में यह प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते हैं महाद्वीप, तो यह भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं और हुए,
तथा कारण क्या था, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये है महाद्वीप और महासागर ये महाद्वीप क्या हुए, भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर विस्थापित होते चले गए। और देखिए मित्रों आगे वेगनर के अनुसार इनके पक्ष में क्या क्या प्रमाण रखे गए। पक्ष में प्रमाण कि महाद्वीप और महासागर किस प्रकार से प्रारंभ में एक ही स्थलखंड, एक विशाल स्थलखंड के रूप में माने जाते हैं और वो धीरे धीरे भूसन्नति के कारण या भूगर्भिक हलचल के कारण एक स्थलखंड में हलचल होने से यह क्या अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया और महाद्वीप और महासागर बने। जिसके पक्ष में वेगनर महोदय के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, वो हैं प्रमुख रूप से पहला तटीय समानता या साम्यता, ठीक है, पहला साक्ष्य इन्होंने दिया है। दूसरा है पर्वतों का संरेखन, जैविक प्रमाण, जैविक प्रमाण एवं नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति आदि वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए, जो कि एक एक करके हम इनके विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों किस प्रकार से इन्होंने इनमें समानता बताई है। सबसे पहला इसमें हमने जो जैविक प्रमाण देखे हैं, तटीय साम्यता, तटों में किस प्रकार से समानता बताई गई है। ये देखिए यहाँ हम अगर देखें इनको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और इधर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों के तटों को अगर अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट और यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों को हम देखते हैं तो ऐसा आभास होता है कि इन दोनों को अगर आपस में एक दूसरे को नज़दीक करके सटा करके देखते हैं तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रारंभिक रूप में ये स्थलखंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इनके तटों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इस अफ्रीका महाद्वीप के तट हैं आपस में एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं कि यह स्थलखंड प्राचीन काल में या प्रारंभ में एक जुड़े हुए या एक स्थलखंड के रूप में रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटों को यूरोप और अफ्रीका के तटों से अगर सटाया जाता है तो एकदम यह आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं कि ये दोनों एक जगह से ही टूट करके अलग हुए हैं। इन को एक जगह जोड़ने की प्रक्रिया यह जिगसा फिट कहलाती है, जिगसा फिट कहलाती है, ठीक है। अर्थात इनके तटों में क्या है, साम्यता पाई जाती है। तो वेगनर महोदय ने एक प्रमाण तो यह दिया कि प्रारंभिक रूप में जो स्थलखंड है, कार्बोनिफेरस युग में स्थलखंड एक विशाल स्थलखंड था जिसे पैंजिया नाम दिया, और यह पैंजिया भूगर्भिक सन्नति के कारण क्या हो गया, टूट गया। टूटने के पश्चात धीरे धीरे भूगर्भिक हलचलों से यह अलग अलग स्थलखंडों के रूप में बट गया, जिसको अगर हम एक जगह देखते हैं, उन्होंने प्रमाण बताया कि इन स्थलखंडों को हम सभी को एकत्रित करके मिलाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं तो इनके तटों में क्या है
किनारों पर समानता पाई जाती है और इन्हें आपस में एक दूसरे को मिलाने से यह आसानी से जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यह तटीय साम्यता बताई, यह पहला प्रमाण इनका सत्य साबित होता है कि वाकई में अगर हम इन्हें दोनों को एक जगह देखते हैं तो एकदम दोनों एक दूसरे से अलग हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। दूसरा है पर्वतों का संरेखन, कि विश्व में कैलिडोनियन, हर्सिनियन, चर्नियन आदि पर्वतों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनमें बहुत अधिक समानता पाई जाती है। सभी पर्वत श्रेणियों में क्या है, बहुत अधिक समानता पाई जाती है। यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी और यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी दोनों समानांतर रूप से विद्यमान है। यह माना जाता है कि ये दोनों स्थलखंड एक थे और यह दोनों पर्वत श्रेणियाँ भी दोनों एक ही आधार पर एक ही रूप में विस्तृत है। यह भी उत्तर से दक्षिण, इसका भी उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार माना जाता है। ठीक है। अगला नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति में, जैसे यही है नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। ठीक है। इनमें समानता पाई जाती है। इधर हिमालय पर्वत श्रेणी, आल्पस और क्या नाम से एटलस पर्वत है। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत श्रेणी और आल्पस यूरोप में, इन सभी में क्या है, एक सी समानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगला प्रमाण इन्होंने दूसरा दिया है जैविक प्रमाण, कि किस प्रकार से जैविक प्रमाण इनका सत्य साबित होता है कि यूरोप में नॉर्वे के तट पर रहने वाला लेमिंग प्रजाति का जीव जो जैविक स्वभाव के कारण क्या होता है, सदैव पश्चिम की ओर चलता है। नॉर्वे के तट पर सदैव पश्चिम की ओर चलता है। कौन सा, लेमिंग प्रजाति का एक जीव है जो सदैव क्या है, जैविक स्वभाव के कारण पश्चिम की ओर चलता है तथा अटलांटिक सागर में गिर कर के क्या हो जाता है, वह प्राण त्याग देता है। यहाँ पर अटलांटिक सागर में गिर कर के प्राण त्याग देता है। ठीक है। इसी के अलावा कई साक्ष्य जैविक प्रमाण हैं, जैसे कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो खदान हैं, खनिज क्षेत्र हैं, खनन क्षेत्र, वो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर भी लगभग समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। इधर मेडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ही स्थलखंडों में लगभग एक समानता सी पाई जाती है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले खनिज भारत के दक्षिणी के प्रायद्वीपीय पठार में भी हैं और मेडागास्कर में भी हैं, जिसका मतलब इनमें आपस में क्या है, एक समानता पाई जाती है कि प्रारंभिक रूप में ये स्थलखंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वर्तमान में इस सिद्धांत को क्या है, सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। ठीक है। इसी के बाद में फिर अगला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, जो कि इसी सिद्धांत के अनुरूप उसे आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार मित्रों, वेगनर का जो यह सिद्धांत है काफ़ी हद तक क्या रहा, सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन इस सिद्धांत के भी क्या हुई, बाद में आलोचना हुई, भूगोलवेताओं के द्वारा आलोचना की गई कि अगर यह स्थलखंड सियाल रूपी स्थलखंड, सीमा रूपी स्थल जलीय भाग पर तैर रहा है, तो यह बाद में तैरते हुए यह पश्चिम की तरफ गति करते हुए आगे यहाँ पर कैसे रुक गया। पृथ्वी हमारी गोल मानी जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। और यह बाद में एंडीज पर्वत श्रेणियाँ इसके तट पर कैसे बन गई, आदि कई प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से वेगनर के सिद्धांत का भी क्या किया गया, इसकी भी आलोचना हुई। और इसके बाद में फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रचलन में आया। लेकिन यह सिद्धांत काफ़ी हद तक क्या है, सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला सिद्धांत जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।